मैं गौरव। तो कल आपको हमने बेसिक जो है अपना ग्रेविटेशन आपको चैप्टर है जो पढ़ा दिया था। अब जो इसमें अंदर को जाएंगे टॉपिक वाइज हम आपको क्लियर करवाते रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो केपलर्स के नियम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें जो केपलर का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, 3 लॉ हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे जो केपलर्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है। जो सन है, सन के अराउंड जो भी ग्रह या सूर्य, मतलब सन के अराउंड जो ग्रह घूमते हैं, मतलब जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी, अर्थ जो भी घूमते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में ना घूमकर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो वृत्ताकार कक्षा होती है वो कुछ गोल होती है, मतलब गोल को ही वृत्ताकार कहते हैं, ठीक है। और जो दीर्घ वृत्ताकार होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। तो सन ये आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर कोई ग्रह जो घूमते हैं वो कुछ इस तरीके से घूमते हैं, ठीक है। और जो सन होता है उनके फोकस पर स्थित रहता है। तो जो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ दिया था उन्होंने यही कहा था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, एंड जो उनके जो सन होता है उनके फोकस पर स्थित होता है। ये यहाँ पर फोकस देख सकते हैं, मतलब नाभि पर, ठीक है। तो हिंदी में नाभि बोलते हैं, फोकस पर स्थित होता है। यही है केपलर्स का फर्स्ट लॉ। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो केपलर के थर्ड लॉ से आते हैं, ठीक है। और जो सेकंड लॉ है केपलर्स का, जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है जो सन के जो अराउंड जो ग्रह घूमते हैं उनका जो समयांतराल है, मतलब टाइम पीरियड है, वो समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। मतलब यहाँ पर जो इसका समयांतराल है, यहाँ पर ए से बी तक आप देख सकते हैं ये कुछ अलग होगा, यहाँ का जो कुछ अलग होगा, मतलब इनका जो समयांतराल है वो फिक्स होता है, कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जब सूर्य आता है तो यहाँ पर इसकी स्पीड हाई होती है, और जैसे जैसे दूर चला जाते हैं, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं और इनकी जो गति है मतलब वो कम होने लगती है। जैसे कि आप गर्मी और सर्दी में देख सकते हो, जब गर्मी पड़ती है तो सन जो है पृथ्वी जो सन के यहाँ पर होती है, मतलब बहुत पास में होती है। और जब ठंड आती है तो जो पृथ्वी है वो सन से बहुत दूर होती है। तो कुछ इस तरीके का होता है फिगर इनका। तो आपने देख ही लिया होगा। अब हम थर्ड लॉ बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको केपलर के जो तृतीय नियम के बारे में बताएंगे, जो कि ज़्यादातर उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तृतीय नियम क्या कहता है, जो इसका जो सन, मतलब सन के अराउंड जो वो है पृथ्वी मान लो आप, ठीक है। जो पृथ्वी का जो टाइम पीरियड है सन के अराउंड, वो उसकी मतलब उसकी जो रेडियस है, मतलब जैसे ये हमारी गोल पृथ्वी है, ये इसका व्यास है, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी आधी दूरी होती है इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। जो इसका ये इसके सूर्य के अराउंड घूमती है, जो इसकी रेडियस है वो टाइम पीरियड के कुछ इस प्रकार से प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है जो पृथ्वी का जो समयांतराल है, मतलब टाइम पीरियड है, वो उसकी रेडियस के तृतीय घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर पृथ्वी का जो रेडियस है वो दोगुनी कर दी जाए या तीन गुनी कर दी जाए तो उसके जो टाइम पीरियड है, मतलब उसका जो आवर्तकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम 3 गुनी करेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएंगे, और 27 मतलब जो 27 गुना जो इसकी रेडियस हो जाएगी तो 27 यहाँ पर बटे में आएगी, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आते हैं। जो T² होता है टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R की क्यूब के, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आपको आगे को बताते हैं। तो दोस्तों हमने कल आपको बताया था न्यूटन के नियम के बारे में। आज हम उसके जो जी का मान है वो बताएंगे आपको, और जी की विमा, और आपको वो आ जाता है मात्रक, वो कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो न्यूटन का जो लॉ था वो होता F = G m1m2/r², ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो जी की विमा आ सकता है, मात्रक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और जी की वैल्यू भी पूछ सकता है, क्योंकि पूछी गई है, कई बार पूछी भी है, ठीक है। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो F बराबर है जो ये R², इसको हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो ये दोनों इनको हमको इनके नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो जी निकाला, यहाँ पर m1 m2 इनके नीचे आ गए, और जो F_r² है इनके सामने आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम इनका मात्रक निकालेंगे, तो जो फोर्स, मतलब F का मतलब है यहाँ पर फोर्स, जो फोर्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर जो R है रेडियस का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर²। और जो m1 m2 है मतलब ये kg, जो मास होगा ये दोनों kg में होते हैं। मास को हम किस में नापते हैं, kg में, ठीक है, किलोग्राम मतलब।
तो यहाँ पर किलोग्राम सेम होते हैं, तो हमें यहाँ पर किलोग्राम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, जो जी का जो मात्रक हो गया आपके लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आप आगे को भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मात्रक निकाल लेंगे। अब इसकी विमा भी आ जाती है, तो विमा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो फोर्स की विमा होती है, यहाँ से फोर्स की जो विमा होती है mL/t-2। ठीक है, और जो एल स्क्वायर की जो मतलब आर स्क्वायर की जो विमा होती है एल स्क्वायर, मतलब दूरी की विमा होती है एल, और एल का स्क्वायर तो आर स्क्वायर। ठीक है, और जो मास m1 m2 m स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक m और एक m मतलब सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से एक ऊपर से जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और एक m यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ से काट के यहाँ पर m-1, और यहाँ पर एक l ये रही, दो l ये रही, तो यहाँ पर l की क्यूब हो जाएगा, और जो t-2 है वो यूं की यूं ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी जो जी की विमा है मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इसकी ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, तो इसकी जो हमारे सामने विमा आई है निकल कर, वो आई है m-1 l³ t-2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हमने आपको बता दिया न्यूटन के नियम के बारे में, केपलर के नियम के बारे में, और आगे को हम बताते हैं। ठीक है, आपको आगे का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आपको जी की वैल्यू बताएंगे। जो जी का मान होता है वो होता है 6.6 × 10⁻11। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक चीज़ यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 60 गुनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल कर आता है, जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो चंद्रमा पर लगता है, कितना % लगता है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ, वो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो G m1m2/r² होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर यह r की जगह पर हम 6r रख दें, तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा G m1m2/r6r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम जो 60 है मतलब 60 को इसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 60 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा G m1m2/60 को स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर r² हम अलग लिख देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये जो हुआ ये पृथ्वी के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मास है वो पृथ्वी का मास है एक, और एक है पृथ्वी के किसी मतलब पृथ्वी की जो सतह पर कोई पिंड रखा है उसका मास। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की सतह से कितना गुना अधिक रहता है, मतलब चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में कितना ग्रेविटेशन होता है पृथ्वी के कारण। ठीक है, आप ये मत समझ लेना चंद्रमा का अलग गुरुत्वाकर्षण है, और पृथ्वी का जो होता है 1/60 का स्क्वायर गुना चंद्रमा पर भी लगता है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर जो लगता है वो 60 का स्क्वायर गुना ज़्यादा लगता है चंद्रमा से, और अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो ये इतना कम हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जैसा भी लगे वीडियो आप बता सकते हैं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।